एक ऐसी पत्नी जिसके शरीर की हर सांस टूट रही है। एक ऐसा पति जो अपनी ही अर्धांगिनी की मौत पर भी पत्थर की तरह बेपरवाह बैठा है। और एक ऐसा खौफनाक सच जो हिलाकर रख देगा आपकी रूह को। आखिर क्यों इस दर्दनाक रात के साए में एक मासूम की जिंदगी दांव पर लग गई? दोस्तों, यदि आप सीधे एपिसोड 4 पर आए हैं और आपको पिछली कड़ियों का अंदाजा नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप पिछले एपिसोड्स जरूर देख लीजिए, ताकि आपको कहानी की शुरुआत, आरव की बेरुखी और सान्या के संघर्ष का पूरा क्रम अच्छी तरह समझ आ सके। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाला हर नया मोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक एपिसोड। अस्पताल के उस ठंडे और तीखी दवाइयों की गंध से भरे कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नर्स नज के हाथ में पकड़ा वह मटमैला कागज इस वक्त अस्पताल के उस हिस्से का सबसे संवेदनशील दस्तावेज बन चुका था। नज की आंखों में एक अजीब सा संकोच और घबराहट साफ झलक रही थी, जो बार बार नेहा की तरफ देख रही थी। उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, मैडम, यह मुहरबंद सहमति पत्र है। कानूनन हमें इस पर मरीज के कानूनी अभिभावक यानी उनके पति के हस्ताक्षर चाहिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद होने वाली किसी भी अनहोनी की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी कानूनी पचड़े में न पड़े। नज की इस बात को सुनते ही नेहा के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान तैर गई, जो अंदर ही अंदर उसके गुस्से और व्यंग्य को बयां कर रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए कागज को नज के हाथों से लगभग खींचते हुए से कहा, लाओ, इन कागजातों पर हस्ताक्षर मैं कर देती हूं। जिस शख्स का तुम जिक्र कर रही हो उसका इस बेचारी की जिंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कागजों के पन्नों पर वह महज एक नाम का खाका बनकर रह गया है। हकीकत में उसका वजूद शून्य है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर इस नाजुक घड़ी में सान्या को कुछ हो भी जाता है तो इस अस्पताल के दरवाजे पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। उल्टा इस औरत के जीवन से एक नासूर हमेशा के लिए मिट जाएगा, जिससे कई बेकसूर जिंदगियों पर मंडराता खतरा टल जाएगा। नेहा के मुंह से निकली इन बेबाक और कड़क बातों ने वहां खड़े उन सभी युवकों को अवाक कर दिया। वे सब के सब सन्न खड़े थे, क्योंकि उनके भीतर का जमीर चीख चीख कर कह रहा था कि नेहा का हर एक शब्द 100% सच है। वे अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप सब सुन रहे थे। लेकिन इस खामोशी के समंदर के बीच कुछ ही फासले पर खड़ा आरव का निजी अंगरक्षक पूरी मुस्तैदी से अपनी जेब में रखे फोन का कैमरा ऑन किए हुए था। वह स्क्रीन के उस पार बैठी एक एक हलचल को लाइव दिखा रहा था, और वीडियो कॉल के दूसरी तरफ बैठा आरव इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले ड्रामे को अपनी आंखों से देख रहा था। स्क्रीन पर नेहा के तेवर और उसकी बेबाक जुबान को सुनकर आरव के माथे की नसें तनाव से तान गईं। उसके भीतर सुलगता गुस्सा एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा था, लेकिन उसने अपनी उस सुलगती आग को अपने ही भीतर दफन कर लिया। कोई भी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोका और एक झटके में कॉल काट दी। इसके तुरंत बाद उस अंगरक्षक ने आगे बढ़कर नज के हाथों से वह फॉर्म और पेन थामा और खुद आगे बढ़कर उन कागजातों पर अपने मालिक आरव के हुक्म पर दस्तखत कर दी। हस्ताक्षर पूरे होते ही नज राहत की सांस लेते हुए तेजी से मुड़ी और ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजों को चीरती हुई अंदर गायब हो गई। वक्त जैसे उस कॉरिडोर में थम सा गया था। कुछ ही लम्हों बाद ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे खुले और डॉक्टर रोनित बाहर आया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में भारी थकान थी। उसने अर्जुन और करण की तरफ देखते हुए अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, उसका शरीर बहुत अधिक खून बह जाने की वजह से अत्यंत कमजोर हो चुका है। नज, नाथ खतरे की घंटी बज रही है। मैं इस वक्त तुम दोनों से तुरंत एक बहुत बड़ी मदद की उम्मीद करता हूं। उसे फौरन ताजे खून की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। एक ऐसा दुर्लभ समूह जो इस वक्त इस पूरे अस्पताल के ब्लड बैंक में एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। रोनित के इतना कहते ही
अर्जुन और करण ने बिना एक पल भी गंवाए अपनी सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि इत्तेफाक से उन दोनों का ब्लड ग्रुप भी वही भी नेगेटिव था। वे बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर के पीछे पीछे तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही मिनटों का वह वक्त ऐसा था जैसे सदियों बीत रही हों, और फिर वे दोनों बाहर आ गए। उनके चेहरों पर सुकून था कि उन्होंने वक्त रहते सान्या की सांसों को टूटने से बचा लिया था। पूरी रात उस अस्पताल के सर्द फर्श पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी बेचैनी की चादर ओढ़े भी थी। घड़ियां टिक टिक कर आगे बढ़ रही थीं और हर एक गुजरता पहर उनके सीने पर एक भारी बोझ की तरह था। आखिरकार सुबह के ठीक 5:30 बजे जब पूरब की पहली किरण ने खिड़कियों से झांका, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे एक बार फिर खुले। सारे डॉक्टर और सर्जन एक एक करके बाहर आए, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि उनके माथे की लकीरें और गहरी खामोशी किसी अनहोनी का स्पष्ट संदेश दे रही थीं। उन्हें इस तरह मायूस और सिर झुकाए देख नेहा से रहा नहीं गया। वो कॉरिडोर की रेलिंग के सहारे छत से दौड़ती हुई नीचे उतरी और सीधे उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज में कंपी थी। क्या बात है डॉक्टर, सान्या पूरी तरह सुरक्षित तो है ना? रोनित ने आगे बढ़कर अपने कदम रोके। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। उसने बेहद भारी मन से कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन उस एक छोटे से शब्द लेकिन ने वहां खड़े हर शख्स की सांसों को जैसे बीच गले में ही रोक दिया। नेहा का दिल घबराकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाते हुए, लगभग चीखते हुए पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर, साफ साफ बताइए। रोनित ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, आने वाले अगले 24 घंटे उसके जीवन और मरण का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वे बेहद क्रिटिकल हैं। अगर इन 24 घंटों के भीतर उसे होश नहीं आया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह हमेशा हमेशा के लिए कोमा के गहरे अंधेरे में चली जाएगी। यह कड़वी और डरावनी सच्चाई सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर चिंता की और गहरी रेखाएं खिंच गईं। उनके लिए अब आने वाला एक एक पल मौत के इंतजार जैसा भारी होने वाला था। तभी वही नर्स जो कुछ देर पहले नेहा से कागजों पर दस्तखत करवा कर ले गई थी, लौट कर वापस आई और सीधे नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बेबाकी से कहा, मैडम, अब आप कृपया काउंटर पर जाकर इस अस्पताल का भारी भरकम बिल चुका दीजिए, ताकि हम मरीज को तुरंत आईसीयू से निकालकर एक सामान्य वीआईपी रूम में शिफ्ट कर सकें। नेहा ने पूरी सहजता के साथ पूछा, आखिर कुल बिल हुआ कितना है? नज ने बिना डरे जवाब दिया, 42 लाख रुपए पूरे। इतनी बड़ी और चौंका देने वाली रकम का जिक्र सुनकर भी नेहा के चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। उसके चेहरे पर ऐसा गजब का सुकून था जैसे उसके लिए यह रकम कोई मायने ही न रखती हो और उसे इस बात से जरा भी फर्क न पड़ा हो। तभी माहौल की इस ठंडक को चीरते हुए रोनित और करण आगे आए। रोनित, जो खुद इस प्रतिष्ठित अस्पताल का डीन और मुख्य संचालक था, उसने उस नर्स की तरफ देखते हुए कड़े शब्दों में कहा, यह मरीज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मेरी अपनी बहन जैसी है। इसका सारा मेडिकल खर्चा मेरे खाते में जोड़ा जाएगा, समझे तुम? नर्स जैसे ही यह सुनकर कि यह लड़की अस्पताल के सर्वेसर्वा डॉक्टर रोनित की करीबी है, वापस मुड़ने लगी। तभी नेहा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। उसने अपने हाथ का चमड़े का महंगा पर्स खोला और उसमें से एक बेहद नायाब जगमगाता हुआ काला कार्ड निकालकर नज की हथेली पर रख दिया। वह एक रेयर ब्लैक क्रेडिट कार्ड था। नेहा की उंगलियों से उस ब्लैक कार्ड को निकलते देख पास खड़े उन सभी रईस लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। नेहा ने बड़े आराम से वह कार्ड नर्स को थमाते हुए निर्देश दिया, इस कार्ड का इस्तेमाल करो और अस्पताल का सारा बकाया बिल तुरंत चुकता करो। इसके बाद सान्या को बिना किसी देरी के अस्पताल के सबसे शानदार और सुरक्षित वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। नर्स वह शाही कार्ड थामे हुए तेजी से वहां से ओझल हो गई, लेकिन नर्स के जाने के बाद भी उस कॉरिडोर का तापमान और बढ़ गया था। उन सभी लड़कों की नजरें अब सिर्फ नेहा पर टिकी थीं। उनके जहन में एक ही सवाल था,
कि आखिर इस मामूली दिखने वाली लड़की के पास इतना कीमती और पावरफुल कार्ड कहां से आया। रोहन से अपने सब्र का बांध टूटते हुए देखा नहीं गया और उसने सीधे नेहा से पूछ लिया, यह कार्ड किसका है जिससे तुम इतनी बेफिक्री से लाखों का भुगतान कर रही हो। नेहा ने बेहद शांत लहजे में सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, मेरा। यह सुनकर तो मानो उनके होश ही उड़ गए। रोहन अविश्वास से भर गया। उसने तुरंत काउंटर सवाल दागा, तुम्हारे पास यह कार्ड आखिर आया कहां से? यह तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा और बेहद रसूखदार लोगों के पास ही मिल सकता है। यहां तक कि हमारे पूरे रईस ग्रुप में भी अगर किसी के पास यह एक्सक्लूसिव कार्ड है तो वह सिर्फ हमारे आरव सर हैं। हमने अपनी पूरी ताकत और पहचान लगा दी, तमाम कोशिशें कर डालीं, लेकिन हम में से किसी को भी यह कार्ड नसीब नहीं हुआ। नेहा अब इन फिजूल के सवालों से भीतर ही भीतर झुंझलाने लगी थी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। उसने अपनी झल्लाहट को दबाते हुए दो टूक कहा, मुझे यह मेरी बॉस ने दिया है। तभी आदित्य बीच में कूद पड़ा। उसकी आवाज में अचरज साफ था, तुम आखिर किसके लिए काम करती हो? कौन है तुम्हारा असली आका? नेहा ने गहरी सांस ली और साफ गोई से बोली, क्या तुमने शहर की उस नामी और रहस्यमयी ज्वेलरी डिजाइनर कियारा के बारे में सुना है? आदित्य ने तुरंत हामी भरते हुए सिर हिलाया। तब नेहा ने गर्व से कहा, मैं उन्हीं की खास और पर्सनल असिस्टेंट हूं। नेहा के मुंह से यह बात निकलते ही वहां खड़ा हर शख्स सन्न रह गया। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने खड़ी यह मामूली सी दिखने वाली लड़की किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस नामी गिरामी डिजाइनर कियारा की मुख्य सहायक थी। डिजाइनर कियारा एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे किसी पहेली से कम नहीं हैं। उनसे अपनी पसंद के गहने डिजाइन करवाने के लिए लोगों को महीनों पहले भारी जद्दोजहद के बाद अपॉइंटमेंट मिलती थी। और तो और, अगर मुलाकात के दौरान कियारा को सामने वाले का मिजाज या उसकी नीयत पसंद ना आए तो वे बड़े से बड़े रईस को भी सीधे तौर पर मना कर देती थीं और उनके लिए एक सुई तक डिजाइन नहीं करती थीं। रोहन को अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। उसने तस्दीक करते हुए कहा, हां, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने हमारी अपनी ही कंपनी के एक बड़े मॉडलिंग इवेंट के लिए एक्सक्लूसिव ज्वेलरी डिजाइन की थी, लेकिन उसके लिए भी हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तब जाकर कहीं वह बात बनी थी। और गनीमत यह थी कि हमारा वह इवेंट इतिहास का सबसे सुपरहिट शो साबित हुआ था। यहां तक कि हमारे आरव सर ने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार उनसे मिलने और उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो पाए। कियारा ने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया था और उसकी इस दो टूक ना ने आरव के अहंकार पर एक गहरा आघात किया था, क्योंकि वह तो उस बेजोड़ डिजाइनर की कलाकारी और उसके बेमिसाल अंदाज का मुरीद था। तभी कॉरिडोर की उस ठंडी हवा को चीरती हुई नर्स नज वापस लौटी। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उसने वह बेशकीमती कार्ड वापस नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए मैडम, आपका कार्ड पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही वह बिना एक पल गंवाए वहां से ओझल हो गई। नेहा ने खामोशी से अपना वह काला कार्ड वापस अपने बैग में रखा और दोबारा उसी पुरानी बेजान सी प्लास्टिक की कुर्सी पर आ बैठी। उसके चेहरे पर फैली चिंता की लकीरें इस बात की गवाही दे रही थीं कि सान्या की हालत उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी। पास ही खड़े रोहन ने आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी दबी हुई आवाज में कहा, अब जाकर मेरी समझ में पूरी तस्वीर साफ हुई है। मुझे अब समझ आया कि सान्या मैडम को आखिर उस शख्स के पैसों की या उसकी किसी भी तरह की मदद की भीख मांगने की जरा सी भी जरूरत क्यों नहीं महसूस होती, जब उनके पास ऐसी वफादार और ताकतवर दोस्त है जो एक झटके में उनकी ढाल बन जाती है। तो भला किसी और के सहारे की क्या दरकार? जरा सोचो, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो बिना किसी निजी रिश्ते के एक ही पल में 42 लाख रुपए जैसी भारी रकम किसी गैर के लिए चुका दे? रोहन के मुंह से ये शब्द निकल ही रहे थे कि तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक चीख उठा। उसने झुंझलाहट के साथ अपनी स्क्रीन पर उभरती कॉलर आईडी पर नजर डाली। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसके माथे की नसें
तनाव से तन गईं और उसके भीतर एक अनजाना सा गुस्सा उबल पड़ा। लेकिन फोन की स्क्रीन पर चमकता नाम उसके अपने सर्वेसर्वा बॉस का था, इसलिए चाहकर भी वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे मजबूरी में वह कॉल रिसीव करनी ही थी। वह लंबी डग भरता हुआ उस भीड़ भाड़ से दूर अस्पताल के एक सुनसान और संकरे कॉरिडोर के कोने में निकल गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कॉल रिसीव की और अपने कान से फोन लगा लिया। दूसरी तरफ से आरफ की बर्फ जैसी ठंडी और भारी आवाज सीधे उसके कान से टकराई। बोलो, क्या हाल है? क्या वह अभी तक जिंदा है या उसने दम तोड़ दिया है? रोहन के भीतर का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। उसने बेबाकी से जवाब दिया, नहीं सर, उसकी हालत बेहद नाजुक है। उस पर जानलेवा चोटें आई थीं और उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर आने वाले 24 घंटों के भीतर उसे होश नहीं आया तो वह हमेशा हमेशा के लिए कोमा के अंधेरे कुएं में उतर जाएगी। रोहन ने आरव की किसी भी बात का इंतजार किए बिना, उसके जवाब की परवाह किए बिना धड़ल्ले से फोन काट दिया। उसने यह तक नहीं सोचा कि वह अपने बॉस से बात कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उसके मन में आरव के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। इधर फोन कटने के बाद आरव का माथा ठनक गया। उसके सीने में सुलगती बेचैनी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे अस्पताल के मुख्य रिसेप्शन डेस्क पर अपना नंबर घुमाया। फोन की घंटी बजते ही रिसेप्शनिस्ट ने फौरन रिसीव किया और अदब से बोली, कपूर, अस्पताल में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? आरव की सर्द आवाज गूंजी। तुम्हारे अस्पताल में अभी कुछ देर पहले जिस लड़की का ऑपरेशन हुआ है उसकी स्थिति कैसी है? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पन्ने पलटते हुए जवाब दिया, जी सर, आप यकीनन सान्या शर्मा की ही बात कर रहे हैं ना? आरव के कानों में जैसे ही सान्या शर्मा का यह पूरा नाम पड़ा, उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए कौंधा कि उसने तो हमेशा उसे सान्या सिंह के रूप में ही जाना था, क्योंकि उसके नाम के पीछे का यह फेरबदल उसके जहन में एक सवाल खड़ा कर रहा था। उसके मन में आया कि वह रिसेप्शनिस्ट को तुरंत टोके और कहे कि उसका नाम सिंह है, शर्मा नहीं। लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर अपने कदम पीछे खींच ली। उसने अपनी इस बात को बीच में ही दबा दिया और विषय बदलते हुए सीधे मुद्दे पर आया, ठीक है, जो भी हो, उस मरीज के इलाज का सारा खर्च मेरे बिजनेस अकाउंट से एडजस्ट कर देना। चूंकि यह अस्पताल खुद कपूर अस्पताल के नाम से जाना जाता था, इसलिए वहां बैठा हर कर्मचारी आरव के नाम और उसकी आवाज से अच्छी तरह वाकिफ था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चलाईं, डेटा खंगाला और झट से बोली, माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उस मरीज का सारा मेडिकल बिल पहले ही पूरी तरह चुकाया जा चुका है। आरव चौंक गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत तीखे स्वर में पूछा, भुगतान हो चुका है? आखिर बिल था कितने का? रिसेप्शनिस्ट ने रिकॉर्ड देखते हुए सटीक जानकारी दी, सर, कुल राशि 42 लाख रुपए थी। आरव का माथा और ठनका, उसके भीतर का शक गहरा होता गया। उसने लगभग हुक्म देते हुए पूछा, इतनी बड़ी रकम का भुगतान किसने किया है? मुझे उसका नाम और जरिया चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, सर, यह पेमेंट किसी साधारण कैश या चेक से नहीं हुई है। इसके लिए एक एक्सक्लूसिव ब्लैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और सिस्टम के मुताबिक वह प्रीमियम कार्ड मिस अनाया राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरव ने झटके से अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, कौन अनाया राय? क्या उसके नाम के आगे पीछे कोई और उपनाम या पहचान दर्ज नहीं है? रिसेप्शनिस्ट ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स और कार्ड की चिप के मुताबिक उस पर सिर्फ कियारा नाम ही अंकित है। अब आरव का माथा पूरी तरह चकरा चुका था। उसकी समझ में यह पहेली बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिर यह रहस्यमयी कियारा कौन है, जिसने एक अनजान लड़की सान्या की खातिर अपनी जेब से इतनी बड़ी रकम का भुगतान कर दिया। उसे साफ याद था कि जब उसने अस्पताल के उस वीरान कॉरिडोर का लाइव वीडियो देखा था तो वहां सिर्फ नेहा मौजूद थी और उसके साथ उसके कुछ चंद दोस्त खड़े थे, और वह अच्छी तरह जानता था कि उसके उन दोस्तों की औकात या हैसियत
ऐसी नहीं है कि उनके पास कोई ब्लैक क्रेडिट कार्ड हो। बेडौल होती इस पहेली को सुलझाने के लिए आरव ने बिना एक पल गंवाए सीधे आदित्य का नंबर मिला दिया। फोन मिलते ही उसने कड़क आवाज में पूछा, सीधे सीधे बताओ, अस्पताल में उस लड़की का भारी भरकम बिल आखिर किसने चुकाया है? आदित्य ने झिझकते हुए जवाब दिया, बॉस, जहां तक मुझे पता है उसका भुगतान उसकी उस खास दोस्त ने किया है जो उसके साथ अस्पताल में रुकी हुई है। आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने खुद अस्पताल के प्रशासन से क्रॉस चेक किया है। वो पेमेंट किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि एक रेयर ब्लैक कार्ड से हुई है, और उस कार्ड का होल्डर कोई और नहीं बल्कि खुद वो मशहूर डिजाइनर कियारा है। आदित्य ने घबराते हुए तुरंत सफाई दी, सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सच यही है कि मैडम की वही दोस्त यानी नेहा उस नामी ज्वेलरी डिजाइनर कियारा की पर्सनल और इकलौती असिस्टेंट है। उसी ने कियारा मैडम के ही दिए हुए उस खास ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करके अस्पताल का सारा बकाया बिल चुकाया है। आदित्य के मुंह से यह बात निकलते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक सी गई। वह सन्न रह गया। उसके मन में डिजाइनर कियारा की वही पुरानी अस्वीकृति का पर्दा एक बार फिर लहरा गया। उसे अच्छे से याद था कि उसने कियारा से मिलने, उसके साथ काम करने और उसके हुनर को करीब से देखने के लिए अपनी कितनी साख दांव पर लगाई थी, कितनी मिन्नतें की थीं, लेकिन हर बार कियारा ने उसे मिलने तक से साफ इनकार कर दिया था। आज जाकर उसके सारे समीकरण और कड़ियां आपस में जुड़ रही थीं। उसे समझ आ गया कि आखिर क्यों सान्या कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, क्यों उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और कैसे वह अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना अकेले ही कर लेती है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढलने लगी और देखते ही देखते शाम के साए उस अस्पताल के कॉरिडोर पर छा गए। लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बावजूद सान्या की बंद पलकें खुली नहीं थीं। उसे अभी तक होश नहीं आया था। अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर नेहा अभी भी पूरी शिद्दत से बैठी हुई थी। उसकी आंखें टकटकी बांधे सान्या के चेहरे पर टिकी थीं। उसके साथ सिर्फ रोहन ही वहां रुका हुआ था, जो साए की तरह उसके पास खड़ा था। बाकी सभी लड़कों को डॉक्टर रोनित ने यह कहकर सख्ती से घर भेज दिया था कि फालतू भीड़ लगाने से मरीज की सेहत पर असर पड़ता है, और जैसे ही सान्या को होश आएगा वह खुद सबको इत्तला कर देगा। लेकिन हकीकत यह थी कि को घंटों बीत जाने के बाद भी सान्या की सांसों की रफ्तार के अलावा उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, नेहा के भीतर का डर और उसकी घबराहट एक भयानक तूफान की तरह बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए रोहन की जेब में रखा फोन फिर से बज उठा। रोहन ने अपनी नजरें झुकाकर स्क्रीन पर देखा तो चमकता हुआ नाम आरव का था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और फोन कान से लगाते हुए सपाट लहजे में बोला, जी सर, कहिए। दूसरी तरफ से आरव की बेहद सख्त, तेज और रुखी आवाज गूंजी, तुम इस वक्त कहां छिपे बैठे हो? क्या तुम्हें अच्छी तरह याद नहीं है कि आज हफ्ते का पहला दिन है और तुम ऑफिस से गायब हो? बिना बताए अपनी ड्यूटी से नदारद रहने का क्या अंजाम होता है? क्या इसका जरा भी अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारी इस लापरवाह हरकत की वजह से तुम्हारी आज की ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते की सैलरी काटी जा सकती है। यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लो। रोहन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने बिना किसी डर या झिझक के सीधे और कड़े शब्दों में जवाब दिया, जी सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आप चाहें तो मेरी सिर्फ आज की क्या, इस पूरे महीने की पूरी सैलरी काट लीजिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जब तक सान्या मैडम पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आ जाती और उन्हें होश नहीं आ जाता, मैं अपनी इस जगह से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं हूं और ऑफिस वापस लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रोहन के मुंह से ये बेबाक शब्द सुनकर पास बैठी नेहा के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा कि इस स्वार्थी दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों की कीमत समझते हैं। तभी फोन के स्पीकर से रेयान की भी आवाज गूंजी, जो शायद आरव के पास ही खड़ा था। उसने कड़े तेवर में पूछा, रोहन, तुम्हारा माथा तो ठिकाने पर है ना?
आखिर चल क्या रहा है वहां? क्या तुम्हें उस पराई औरत से सचमुच प्यार हो गया है जो तुम अपनी नौकरी और करियर दांव पर लगा रहे हो? यह मत भूलो कि वह एक शादीशुदा औरत है जिसका अपना एक बसा बसाया अतीत है। फालतू की नौटंकी बंद करो और फौरन ऑफिस लौटकर अपनी टेबल पर रिपोर्ट करो। रोहन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और पूरी दृढ़ता के साथ पलटकर जवाब दिया, सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह शादीशुदा हैं और मुझे यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि कागजों पर जिनका उनके साथ रिश्ता जुड़ा है, उस तथाकथित पति को उनकी जिंदगी या मौत से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रोहन के सीने में सुलगती सुई जैसी चुभन अब साफ शब्दों में बाहर आ चुकी थी। उसने बिना किसी लाख लपेट के दो टूक लहजे में कहा, मैं इस वक्त यहां सिर्फ और सिर्फ नेहा के खातिर टिका हुआ हूं। वह इस अस्पताल की इस बंजर खामोशी और तन्हाई में अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और मैं अपने दिल के जज्बातों से मजबूर होकर उससे एक तरफा प्रेम कर बैठा हूं। मैं उसे इस कयामत की घड़ी में बीच मझधार में अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस वक्त उसे मेरे सहारे की सबसे ज्यादा दरकार है। इतना कड़ा और बेबाक जुमला कहकर रोहन ने बिना एक सेकंड गंवाए फोन काट दिया। उस कॉल के दूसरी तरफ आरव के आलीशान केबिन के भीतर स्पीकर ऑन होने की वजह से रोहन के मुंह से निकला हर एक शब्द शीशे की तरह साफ गूंज रहा था। केबिन की उस भारी और घुटन भरी हवा में सन्नाटा पसर गया। करण, जो वहीं आरव की मेज के ठीक सामने वाली चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, उसने अपनी ठंडी और तीखी नजरों से आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने बेहद कड़े लहजे में कहा, बोलो आरव, अब क्या कहते हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह संगदिल और पत्थर दिल होता है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा था कि रोहन भीतर ही भीतर नेहा से कितनी शिद्दत से प्यार करता है? खैर, अब तो तुम्हें अच्छी तरह पता चल ही गया होगा। सच तो यह है कि वह पिछले 4 महीनों से अपनी इन भावनाओं को सींच रहा है। लेकिन इन सब बातों से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे जैसी बर्फ से जमी हुई शख्सियत के लिए प्यार शब्द का मतलब सिर्फ एक समझौता या फालतू का झंझट है। तभी उस केबिन के भारी लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और डॉक्टर रोनित अंदर दाखिल हुआ। उसे वहां बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद करण था, क्योंकि कर्ण के मन में सुलग रहे सवालों के जवाब सिर्फ रोनित के पास ही थे। उसे अस्पताल के रिसेप्शन से यह पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि हादसे की रात खून से लथपथ सान्या को उठाने और उसे अस्पताल की देहरी तक पहुंचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रोनित ही था। रोनित को अपने सामने आते देख करण अपनी जगह से उठा और उसके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुसल्लस सवाल दाग दिया, रोनित, मुझे सच सच बताओ, कल शाम तुम्हें सान्या आखिरकार मिली कहां थी? और उसकी वह खौफनाक हालत देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे किसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया हो? रोनित ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसकी आंखें किसी डरावनी याद में उलझ सी गईं। उसने अपनी दास्तान बयां करते हुए कहा, कल शाम जब मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके अस्पताल से सीधे अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब रात के करीब 8 बज रहे होंगे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कों पर ऐसा भीषण जाम लगा था कि गाड़ियों के पहिए थम से गए थे। आगे सड़क पर भयंकर जाम और गाड़ियों का रेला देखकर मैंने कुछ राहगीरों से माथापच्ची की। तब मुझे पता चला कि कुछ ही गज की दूरी पर किसी बदनसीब का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही निकल पड़ा। किसी तरह भीड़ के समंदर को चीरते हुए लगभग 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद मैं आखिरकार उस हादसे की जगह पर जा पहुंचा। वहां का मंजर मेरी रूह कंपा देने वाला था। सान्या बेसुध हालत में औंधे मुंह सड़क पर पड़ी थी। उसके चारों तरफ खून का एक बड़ा सा दरिया बह रहा था और आसमान से बरसती तेज बारिश उसके उस बहते हुए खून को सड़क के गंदे पानी में मिला रही थी। दूर से देखने वाले हर शख्स को यही लग रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं। कई लोग तो तमाशबीन बनकर बस कानाफूसी कर रहे थे,
कि यह लड़की अब दम तोड़ चुकी है। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मैंने बिना एक पल गंवाए भीड़ को चीरकर आगे कदम बढ़ाया, अपना डॉक्टर होने का परिचय दिया और सबको पीछे हटने को मजबूर किया। वे सब के सब बस पत्थर की मूर्तों की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी एक ने भी उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई थी। जब मैंने उस बेसुध शरीर को सीधा किया तो मेरी अपनी आंखें फटी की फटी रह गईं। सान्या का पूरा चेहरा और उसके कपड़े खून से पूरी तरह सन चुके थे। मैंने कांपते हाथों से उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रखीं तो उसकी नब्ज की रफ्तार मौत के मुहाने पर बैठी हुई सी बेहद धीमी महसूस हुई। मैंने बिना एक सेकंड भी गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की पिछली सीट पर लिटाकर ड्राइवर को सीधे कपूर अस्पताल की तरफ भागने का हुक्म दिया। उस खौफनाक सफर के दौरान मैं लगातार तुम सबको, यानी हमारे इस पूरे ग्रुप को फोन मिला रहा था, लेकिन किस्मत देखिए, तुम में से किसी एक का भी फोन नेटवर्क क्षेत्र में नहीं था या किसी ने उठाया ही नहीं। मैंने आरव तक का नंबर घनघोर बेताबी से घुमाया था। मैंने उसे साफ साफ चीख कर बताया था कि सान्या का भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी जान खतरे में है। लेकिन आरव का जवाब सुनकर मेरे कान सुन्न पड़ गए थे। उसने बहुत ही बेरुखी से मुझसे कहा था कि सान्या के जीने या मरने से उसे कोई सरोकार नहीं है। उसका इस मामले से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और उसके बाद जब आखिरकार काफी कोशिशों के बाद तुम लोगों से संपर्क हुआ तो जो कुछ हुआ वह तुम सबके सामने है। रोनित के मुंह से आरव की इस खौफनाक संवेदनहीनता का सच सुनते ही करण के शरीर का खून खौल उठा। उसके भीतर का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को बेताब था। उसने अपनी लाल होती आंखों से आरव की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कड़े शब्दों में दहाड़ा, आरव, तुम सचमुच एक पत्थर दिल और निर्दयी इंसान हो। पहले तो तुमने अपनी ही पत्नी को उस तूफानी बारिश में अकेली सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, और जब तुम्हें उसके भीषण एक्सीडेंट की खबर मिली तब भी तुमने अपनी इस घटिया अकड़ की वजह से हम में से किसी को सच बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अगर इत्तेफाक से वह बदनसीब रोनित को नहीं मिलती तो आज उसका शरीर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो चुका होता। आज से इस पल से हमारा तुम्हारे साथ दोस्ती का यह सारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता है। हम आज से तुम्हारे दोस्त नहीं हैं और न ही हमें तुम्हारी इस जहरीली दुनिया से अब कोई वास्ता रखना है। जो इंसान अपनी जीवन संगिनी, अपनी ही पत्नी का सगा नहीं हो सका, वो भला किसी और का क्या अपना होगा। करण की आवाज में ऐसा दर्द और आक्रोश था कि पूरा केबिन गूंज उठा। उसने तंज कसते हुए आगे कहा, क्या तुम जानते भी हो कि वह उस सूनी और बारिश से भीगी सड़क पर उस वक्त अकेली क्यों भटक रही थी? क्योंकि आने वाले 2 दिनों के बाद वट सावित्री का वह पवित्र व्रत आने वाला है और वह पापी दुनिया की नजरों से दूर रहकर चुपचाप तुम्हारी ही लंबी उम्र, तुम्हारी सलामती के लिए दुआ मांगने और उस व्रत के जरूरी सामान की खरीदारी करने के लिए उस बाजार में गई थी। लेकिन उसे इस बात का भयानक अंदाजा तक नहीं था कि जिस पति की दीर्घायु और सलामती के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस तूफान में निकली थी, उसी पति की नजरों में उसकी जिंदगी की एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। काश मैं उसे समझा पाता कि उसके इस अंधे प्यार का सिला उसे क्या मिला है। अपनी बात को बीच में ही झटके से रोकते हुए करण ने गुस्से से कांपते हाथों से रोनित का बायां हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए उस केबिन से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद वह आलीशान केबिन एक श्मशान जैसी खामोशी के आगोश में डूब गया। आरव अपनी ही मेज के किनारे पर बेबस सा ढुलक गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर कसकर भींच लिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर सान्या के अंदर ऐसा क्या जादू है
या उसकी शख्सियत में ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी खातिर उसके अपने पक्के यार, उसका पूरा ग्रुप आज उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए उससे दूर हो चला है। यहां तक कि उसकी अपनी परछाई की तरह हर पल आगे पीछे घूमने वाला उसका सबसे वफादार असिस्टेंट भी आज इस संकट की घड़ी में उसके पास मौजूद नहीं था। इन सब विचारों ने आरव के भीतर के अहंकार को और अधिक भड़का दिया, लेकिन इस बार उसके गुस्से का निशाना सान्या थी। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि यह सारा बवंडर, यह तबाही सिर्फ और सिर्फ उसी औरत की वजह से मची है। उधर अस्पताल के उस सर्द और लंबी खामोशी से भरे कॉरिडोर में जब करण और रोनित वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके ग्रुप के बाकी सारे लड़के वहीं उदास चेहरों के साथ दीवार से टेक लगाकर खड़े हैं। बस उस भीड़ में विवान कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही अर्जुन की नजर करण और रोनित पर पड़ी, वह तुरंत लपक कर उनके पास आया और उत्सुकता से पूछ बैठा, क्या बात है भाई? क्या बॉस हमारे साथ नहीं आए? क्या वह अंदर नहीं पहुंचे? अर्जुन के मुंह से यह बात निकलते ही करण के भीतर का दबा हुआ सारा जहर आरव के इस चापलूस दोस्त पर फूट पड़ा। उसने एक झटके में आगे बढ़कर अर्जुन की कॉलर अपनी मुट्ठी में भींची और बिना एक पल गंवाए उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे कॉरिडोर में सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। अर्जुन अपनी जगह पर लड़खड़ा गया। उसके गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा उसे इस बेदर्दी से मिली है। करण ने गुस्से से कांपते हुए उसका कॉलर दोबारा अपनी मजबूत पकड़ में खींचा और हिकारत भरी आवाज में दहाड़ा, भूल गए अपनी वो करतूत? सान्या के अस्पताल पहुंचने और उसकी एक एक गुप्त जानकारी तुमने ही तो सबसे पहले उस पत्थरदिल आरव तक पहुंचाई थी ना? किसने कहा था तुम्हें अपनी इस घटिया जुबान से उसके हर कदम की चुगली करने को? अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। आज सान्या की जो यह हालत इस आईसीयू के बिस्तर पर पड़ी है, उसके पीछे सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इसी चापलूसी और गद्दारी का हाथ है। अर्जुन के सीने पर जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसे एक सेकंड में समझ आ गया कि उसे वह तमाचा क्यों पड़ा है। पिछले कई दिनों से आरव की बेरहम बेरुखी और उसके रवैये को देखकर उसके अपने भीतर का जमीर भी उसे कचोट रहा था। उसे अपने के पर इस कदर पछतावा होने लगा था कि उसका दम घुटने लगा था। वह खुद मन ही मन इस भयानक अपराध बोध में जल रहा था कि काश उसने अपनी जुबान पर लगाम रखी होती और सान्या की कोई भी खबर आरव तक न पहुंचाई होती तो शायद आज उसकी यह नौबत न आती। तभी अचानक उस भारी तनाव और घुटन से भरे माहौल के बीच सान्या के आईसीयू कक्ष के भारी और मर्मभेदी दरवाजे धीरे से खुले। नज्ज, जो अंदर डॉक्टरों की टीम के साथ मुस्तैद थी, वह कागजों की एक फाइल हाथ में थामे हुए बाहर निकली और सीधे डॉक्टर रोनित के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। आईसीयू के उस भारी और ठंडे दरवाजे से जैसे ही नज्ज बाहर आई, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी राहत साफ झलक रही थी। उसने डॉक्टर रोनित की तरफ देखते हुए कहा, सर, मरीज को होश आ गया है, उनकी चेतना लौट आई है। अब आप लोग अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव या दबाव न मिले। नज के मुंह से यह खुशखबरी सुनते ही नेहा के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से कदमों से भागती हुई सीधे अंदर आईसीयू के कमरे में दाखिल हुई। अंदर पहुंचकर जब उसने बेड की तरफ देखा तो उसकी सांसें अटक सी गईं। बेड पर लेटी सान्या ने अपनी आंखें तो खोल रखी थीं, लेकिन उसकी वे शून्य निगाहें किसी निर्जीव पुतले की तरह बस ऊपर छत की सफेद सीलिंग को एकटक निहार रही थीं। उसके चेहरे पर जीवन का कोई भाव, कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह शरीर सिर्फ सांस ले रहा है, लेकिन उस काया के भीतर की असली सान्या कहीं खो चुकी है। पिछले 6-7 महीनों के इस लंबे और घुटन भरे सफर ने उसे भीतर से पूरी तरह तोड़कर एक खामोश पत्थर बना दिया था। उसके कानों तक बाहर की दुनिया का शोर या अपनों की पुकार जैसे पहुंचती ही नहीं थी, और उसकी जुबान पर तो मानो पहरा सा लग चुका था। यादें चीख चीख कर कह रही थीं कि जो लड़की कभी अपने ऊपर होने वाले छोटे से छोटे अन्याय या गलत बर्ताव को भी एक पल बर्दाश्त नहीं करती थी,
आज वही सान्या चुपचाप हर जुल्म, हर ज्यादती को अपने सीने पर सह रही थी। नेहा का दिल अंदर से बैठ गया। वह तड़प कर आगे बढ़ी और सान्या के बेड के ठीक पास फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने कांपती हुई आवाज में लगभग डांटते हुए कहा, सान्या, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फिर गया है? आखिर उस मूसलाधार बारिश में आधी रात को सड़क पर तुम्हारा क्या काम था? होश में तो हो तुम। अब इस अस्पताल से छुट्टी मिलते ही तुम उस मनहूस कपूर मेंशन में वापस नहीं जाओगी। सीधे मेरे साथ मेरे घर चलोगी, वहीं रहोगी मेरे पास। सान्या ने बेहद धीमी गति से अपनी गर्दन घुमाई और शून्य आंखों से नेहा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उसने बिल्कुल सपाट और भावहीन लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं लौटकर उसी कपूर मेंशन में ही जाऊंगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त घर की मालकिन यानी दादी घर पर मौजूद नहीं है और इसी बात का उसे इल्म था कि वहां उसकी अनुपस्थिति में हालात क्या रूप ले चुके होंगे। ठीक 2 दिनों के बाद जब सान्या के जख्मों पर मरहम लग चुका था, उसे अस्पताल के उस कैदखाने से आधिकारिक तौर पर डिस्चार्ज मिल गया। सान्या और नेहा दोनों मुख्य दरवाजे से बाहर उतरीं। डॉक्टर रोनित ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया कि वह खुद उन्हें सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आएगा। लेकिन सान्या की जिद और उसके चट्टान जैसे इरादे के आगे आखिरकार रोनित को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सान्या ने खुद ही आगे बढ़कर एक सार्वजनिक टैक्सी बुलाई। नेहा को उसके साथ जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठाया और वहां से रवाना हो गई। गाड़ी के पिछले शीशे से बाहर झांकते हुए नेहा ने एक आखिरी नजर उस कॉरिडोर पर डाली जहां रोहन चुपचाप खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। इन बीते दिनों की उथल पुथल के बीच नेहा के दिल में भी रोहन के प्रति एक अनजाना सा आकर्षण और प्रेम जन्म ले चुका था। वह जानती थी कि रोहन भी उसे उतना ही चाहता है, लेकिन सान्या की इस उजड़ी हुई जिंदगी के साए में वह अपने इन जज्बातों का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और सच तो यह था कि रोहन अपनी खुद की गाड़ी लेकर उन दोनों को विदा करने और सुरक्षित ले जाने के लिए वहीं मौजूद था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके ऐसा करने पर उसके सर्वेसर्वा बॉस आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा और उसे अपनी नौकरी या सैलरी तक से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आरव ने उसे पहले ही कड़ी चेतावनी दी थी। लेकिन इन धमकियों की परवाह किए बिना रोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा था। कुछ ही देर का सफर तय करने के बाद वह पीली टैक्सी कपूर मेंशन के भारी और शाही लोहे के गेट के ठीक सामने आकर रुक गई। सान्या ने फुर्ती से टैक्सी का दरवाजा खोला, अपना छोटा सा सामान उठाया और अकेले ही उस बड़ी हवेली के अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि रास्ते में ही उसने नेहा को उसके अपने घर पर सुरक्षित ड्रॉप कर दिया था। नेहा बहुत चाहती थी कि इस मुश्किल घड़ी में वह साये की तरह सान्या के साथ कपूर मेंशन के अंदर तक जाए, लेकिन सान्या अपनी इस लड़ाई को अकेले ही लड़ने का पक्का इरादा कर चुकी थी। जैसे ही सान्या ने कपूर मेंशन की देहरी पर कदम रखा, वहां के पुराने नौकर चाकरों के साथ साथ ममता की आंखें भी चमक उठीं। उसे इस हालत में वापस लौटा देख ममता का दिल पसीज गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और फिक्र साफ झलक रही थी। उसी वक्त घर का सबसे छोटा बेटा विवान कहीं से दौड़ता हुआ बाहर आया। सान्या को देखते ही उसके भीतर का सारा संयम टूट गया। उसने बिना एक पल सोचे समझे आगे बढ़कर सान्या को कसकर गले से लगा लिया और उसका गला भराया। दीदी, आखिर आप अपना इतना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको इस बेरंग और जख्मी हालत में देखकर मेरा कलेजा कांप उठा था। आपको अंदाजा भी है कि मैं आपको इस तरह पाकर अंदर से कितना ज्यादा परेशान हो चुका था। मैंने तो उसी वक्त दादी को फोन पर सारी बात बता दी थी। वो तो तुरंत भागकर यहां आना चाहती थी, लेकिन उनकी खास दोस्त ने उन्हें किसी तरह रोक लिया और आने नहीं दिया। सान्या के कठोर और पत्थर बने चेहरे पर विवान की इस बेकसूर और सच्ची फिक्र को देखकर एक हल्की सी ममता भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपना कमजोर हाथ उठाकर विवान के सिर पर प्यार से फेरा और बेहद नरम आवाज में तसल्ली दी, पागल मत बनो विवान,
अब मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह सुरक्षित लौट आई हूं ना। अब और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे ड्रामे से अनजान, उस हवेली के ऊपरी फ्लोर की डरावनी सी बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा आरव ऊपर से नीचे की इस पूरी दास्तान को अपनी सर्द आंखों से देख रहा था। उसकी संकीर्ण सोच में सान्या की यह छवि अभी भी नहीं बदली थी। उसे आज भी यही लग रहा था कि यह औरत अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से घर के मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसाने का हुनर अच्छी तरह जानती है। सान्या ने खुद को विवान की बाहों से धीरे से अलग किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। विवान ने देखा कि उसके एक हाथ में भारी सामान है, तो उसने फौरन आगे बढ़कर कहा, लाइए दीदी, मैं आपका यह बैग उठा लेता हूं। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन सान्या ने एक झटके में अपने हाथ पीछे खींच लिए और ठंडे लहजे में कहा, रहने दीजिए सर, मुझे इन सब की आदत है, और वैसे भी मैं इस घर में आपकी एक मामूली नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं हूं। आप मेरे लिए यह सब मत कीजिए। यह कड़वा और विचलित करने वाला वाक्य सुनकर विवान को अंदर तक गहरी ठेस पहुंची। उसका दिल बैठ गया और वह बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। ऊपर रेलिंग के पास खड़े आरव ने जब यह सब अपनी आंखों से देखा तो उसके मन में एक गहरा अचरज और उलझन पैदा हो गई। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका यह छोटा भाई विवान आम इंसानों की तरह नहीं है। उसे इस दुनिया की किसी भी चीज से कोई सरोकार नहीं रहता था। विवान की पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे शख्स थे जिनके लिए उसके दिल में थोड़ी सी भी जगह थी, एक खुद आरव और दूसरी उनकी दादी। उसके अलावा इस जहान में कोई भी तीसरा इंसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि विवान किसी बाहरी और गैर इंसान के लिए इतना अधिक इमोशनल हो गया था। उसके आंसू छलक पड़े थे। यह बदलाव आरव के गले नहीं उतर रहा था। रात के ठीक 8 बज चुके थे। कपूर मेंशन का विशाल डाइनिंग हॉल भव्य तरीके से रोशन था। लंबी डाइनिंग टेबल तरह तरह के लजीज और शाही पकवानों से पूरी तरह सजी हुई थी। उस मेज पर सजावट और खान पान की बहुतायत देखकर वहां मौजूद डॉक्टर रोनित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाकर सामने खड़ी सान्या पर टिका दी और तीखे स्वर में टोका, सान्या, अस्पताल के मुख्य डॉक्टर और सर्जन ने तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पूरी तरह आराम करने की सख्त हिदायत दी थी, और तुम हो कि इस हालत में भी ये सब खुद अपने हाथों से तैयार कर रही हो। सान्या ने रोनित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने बहुत ही शांत भाव से कहा, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। मुझे इन सब कामों की बहुत पुरानी और पक्की आदत है। मेरा शरीर इसे संभाल सकता है। तभी विवान ने आगे बढ़कर अपने बगल वाली खाली कुर्सी को हाथ से थपथपाया और आग्रह करते हुए कहा, दीदी, आप प्लीज चुपचाप आकर इस कुर्सी पर बैठिए। आपकी तबीयत अभी बहुत नाजुक है। आज आप हमारे साथ बैठकर भोजन करेंगी, क्योंकि इसके बाद आपको समय पर अपनी भारी भरकम दवाइयां भी तो लेनी है। सान्या ने विवान के उस मासूम चेहरे की तरफ देखा और बहुत ही धीमी घुटी हुई आवाज में कहा, माफ करना विवान, आज मेरा उपवास है, मेरा व्रत है। मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। मैं बहुत देर बाद रात को पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। विवान चौंक गया। उसने तुरंत सवाल किया, पर अचानक ऐसा क्यों? इस हालत में व्रत रखने की क्या टुक है? सान्या ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोश रही। लेकिन उसके ठीक बगल वाली कुर्सी पर अपनी प्लेट पर कांटे छुरी से खेल रहे आदित्य ने सान्या की इस खामोशी को भांप लिया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को इतना तेज और व्यंग्यात्मक बनाया कि डाइनिंग हॉल के कोने कोने तक उसकी गूंज पहुंच जाए। उसने तंज कसते हुए हवा में उछाला, अरे वाह, तुम्हारी खुद की सांसें उखड़ी हुई हैं। शरीर में खून का एक एक कतरा कम हो चुका है। डॉक्टर तुम्हें मरने के करीब बता रहे हैं, और इस हालत में भी महारानी साहिबा ने बकायदा व्रत पाल रखा है। वाह रे नाटक। तभी किचन की तरफ से हाथों में पूजा की थाल लिए ममता वहां आ पहुंची। उसने सान्या के उतरे हुए चेहरे और उसकी काया को देखा तो तुरंत स्नेह और चिंता भरे लहजे में बोली, अरे सान्या बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ
जल्दी से जाकर स्नान करके पूजा के लिए नए कपड़े पहन लो। तुम्हारे व्रत के पूजन का शुभ वक्त सिर पर आ चुका है। बाकी का सारा इंतजाम मैं यहां संभाल लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। ममता के इन शब्दों ने घर के बाकी बचे सभी सदस्यों के मन में बची कुची कसर भी पूरी कर दी। अब डाइनिंग टेबल पर बैठे हर एक शख्स के कान में यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि सान्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह कठिन व्रत रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल पर पसरे उस अजीब से सन्नाटे के बीच घर के बाकी सभी सदस्य एक साथ बैठकर अपने अपने आशियाने की ओर लौट आए थे। लेकिन आरव की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह इन सब बातों से बेपरवाह पूरी तरह शांत मुद्रा में अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो कई दिनों के लंबे अंतराल के बाद आज उसे अपने मनपसंद स्वाद का निवाला नसीब हुआ हो। और यह बात 100% सच भी थी। पिछले 3 दिनों से उसने एक ढंग का कौर तक अपने गले के नीचे नहीं उतारा था, क्योंकि उसकी जुबान और आदतें सान्या के हाथों के बने जायके की इस कदर आदी हो चुकी थीं कि घर के बाकी रसोइयों का खाना उसे फीका लग रहा था। उसने चुपचाप अपना भोजन समाप्त किया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे कॉरिडोर को पार करते हुए बाहर हवेली के खुले हुए शांत गार्डन में निकल आया। उस वक्त ठीक ऊपर टेरेस की उस चौड़ी रेलिंग के पास सान्या अपने हाथों में पूजा की एक सजी हुई थाली थामे पूरी श्रद्धा के साथ खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक छोटी सी फोटो फ्रेम करीने से रखी हुई थी। गार्डन के उस छोर पर खड़े आरव के सामने एक सुंदर तालाब था जिसका स्थिर पानी शीशे का काम कर रहा था। उस पानी के स्पष्ट और पारदर्शी अक्स में टेरेस की ऊंचाई पर खड़ी सान्या की परछाई साफ साफ तैरती हुई दिखाई दे रही थी। सान्या ने पहले उस फोटो फ्रेम के सामने हाथ जोड़े, फिर धीरे धीरे आसमान की तरफ मुड़कर उस पवित्र चांद की पूजा की। उसने चांद को अर्घ्य देकर जल अर्पित किया और फिर अपनी पूजा की छलनी से पहले उस चांद का दीदार किया और तुरंत बाद अपनी नजरें उस फोटो फ्रेम पर टिका दी। इसके बाद उसने थाली में रखे प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए जल ग्रहण कर लिया। तालाब के किनारे अंधेरे में चुपचाप खड़ा आरव पानी में तैरते उस अक्स को पलकें झपकाए बिना लगातार निहार रहा था। उसके भीतर सवालों का एक बवंडर उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह है कि सान्या कभी अपनी मर्जी से उसकी तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं, कभी उससे 2 मीठे बोल नहीं बोलती। यहां तक कि इन बीते कई महीनों के सफर में कभी भी किसी भी पल सान्या ने उसके करीब आने या उसके दिल में जगह बनाने की कोई छोटी सी भी कोशिश नहीं की थी। इसके उलट हकीकत यह थी कि शहर की नामी गिरामी और हसीन लड़कियां आरव की एक झलक पाने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। लेकिन यह औरत बिल्कुल अलग थी। अपनी उस कठिन पूजा को मुकम्मल करने के बाद सान्या ने धीरे से कदम बढ़ाए और टेरेस से नीचे लौट आई। उसने उस फोटो फ्रेम को बहुत एहतियात के साथ उठाया और चुपचाप लाकर लिविंग रूम के एक कोने में रख दिया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि पर किसी की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। आरव चुपचाप अंधेरे कोने से उसकी इन हरकतों को देख रहा था। जैसे ही सान्या वहां से अपने कमरे की तरफ ओझल हुई, आरव अपने कदमों से चलता हुआ सीधे उस टेबल के सामने आ खड़ा हुआ जहां वह फ्रेम रखी गई थी। उसने झुककर उस फ्रेम को गौर से देखा। उस तस्वीर में उसके अपने माथे के पास पहले एक लाल रंग का टीका या सिंदूर का निशान चमक रहा था, जिसे अब बहुत सफाई से पोंछकर हटा दिया गया था। उस निशान के मिटाए जाने के बावजूद आरव के सीने में एक अजीब सी अनकही संतुष्टि और हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यह एहसास हो गया था कि सान्या ने वाकई यह कठिन उपवास उसी की लंबी उम्र के लिए रखा था। वह बिना कोई आवाज किए दबे पांवों सान्या के निजी कमरे की तरफ बढ़ चला। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसके बीच से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। सान्या फर्श पर दुबक कर घुटनों को सीने से लगाए पूरी तरह सिकुड़ कर लेटी हुई थी और उसके रोने की धीमी धीमी सिसकियां उस खुले दरवाजे से बाहर तक
साफ सुनाई दे रही थीं। आरव का दिल चाहा कि वह उसी पल अंदर कदम रखे, उसे अपनी बाहों में समेट ले और उसके सारे दर्द को खींच ले। लेकिन तभी उसके कानों में उस दिन सान्या के द्वारा जड़ा गया वह करारा थप्पड़ गूंज उठा। उस पुराने अपमान की याद ने उसके कदमों को बेड़ियों की तरह जकड़ लिया। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाया और उल्टे पांवों चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौट गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अगले ही दिन घर की असली मालकिन यानी उनकी बुजुर्ग दादी अचानक अपनी यात्रा से वापस लौट आईं। घर का वह पुराना माहौल, वही सख्त कायदे कानून और नपातुला रूटीन एक बार फिर से अपनी पटरी पर लौट आया। लेकिन इस पूरे अनुशासन में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा बदलाव आया था। वह शख्स जो कभी साल में बमुश्किल 2 या 4 बार ही इस कपूर मेंशन की देहरी पर अपनी शक्ल दिखाता था, यानी खुद आरव, अब हमेशा के लिए इसी घर में रहने लगा था। उसने अपने निजी और सुनसान विला को छोड़कर अपनी पूरी मौजूदगी इसी हवेली में दर्ज करा दी थी। कुछ और दिन बीत गए। देखते ही देखते सान्या और आरव की इस बेमेल शादी को पूरा 1 साल होने को आया था। बस कुछ ही दिनों के फासले पर उनकी जिंदगी का वह पहला वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आने वाला था। आम और खुशहाल दंपतियों की जिंदगी में यह खास दिन जश्न, उल्लास और प्रेम का प्रतीक होता है। लेकिन सान्या के जीवन में इस तारीख का कोई वजूद नहीं था। उसके लिए तो यह सालगिरह का दिन किसी भयानक अभिशाप या मनहूसियत से कम नहीं था, क्योंकि यही वह दिन था जब उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में पलट गई थी। और इसी दिन उसे अपनी इस झूठी शादी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच पता चला था। उस रोज शाम के वक्त अपना दफ्तर का सारा थका देने वाला काम समेटकर सान्या जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने खुद को तरोताजा करने के लिए फौरन एक गर्म पानी से शावर लेने का फैसला किया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों बाद जब वह तौलिए से अपने गीले बाल सुखाती हुई बाहर निकली तो उसने एक बेहद सादा लेकिन शालीन गहरे मैरून रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ था, जिसके साथ एक सफेद नाजुक दुपट्टा उसके एक कंधे पर शालीनता से लटका हुआ था। वह अपने उलझे हुए बालों को करीने से सेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पीछे से ममता की जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने चौंक कर पीछे पलट देखा। ममता को अपने बिल्कुल करीब खड़े पाकर सान्या ने नरमी से पूछा, कहिए आंटी, सब ठीक तो है? क्या बात है? ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, नीचे हॉल में तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही हैं। घर में कुछ खास मेहमान आए हैं और दादी की इच्छा है कि उनके स्वागत के लिए चाय और नाश्ते का सारा इंतजाम तुम अपने हाथों से तैयार करो। सान्या ने अपनी पलकें झपकाकर पूछा, क्या अभी इसी वक्त? ममता ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। सान्या ने बिना किसी उज्र के एक छोटी सी क्लिप उठाकर अपने माथे के पास बिखरे बालों को समेटा और अपने कंधे पर पड़े सफेद दुपट्टे को इस खूबी से व्यवस्थित किया कि उसके गले में छिपा मंगलसूत्र पूरी तरह नजरों से ओझल हो जाए। इसके बाद उसने अपनी मांग में सिंदूर की एक बारीक रेखा खींची और सीधे नीचे लिविंग रूम की तरफ चल पड़ी। वह बड़े से लिविंग रूम के कॉरिडोर को पार करती हुई सीधे रसोई घर की ओर जा रही थी। उस वक्त लिविंग रूम में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। दादी उन आए हुए मेहमानों के साथ सोफे पर पूरे आदर के साथ बैठी थीं, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी बहुत प्रतिष्ठित और रईस घराने से ताल्लुक रखते हैं। दादी के ठीक बगल वाले मुख्य सोफे पर आरव पूरी शान के साथ विराजमान था और उसका छोटा भाई विवान हमेशा की तरह दादी के बिल्कुल पास ही सहसा बैठा हुआ था। आरव की कुर्सी के पीछे हमेशा की तरह रोहन मुस्तैदी से खड़ा था, लेकिन इन सब के बीच आरव के ठीक बगल में एक खूबसूरत युवती बैठी थी, जिसके चेहरे के नयन नक्श देखते ही सान्या को एक पल के लिए बहुत जाने पहचाने और अपने से लगे। आज के इस खास मौके पर दादी ने शहर में रहने वाले आरव के उन पुराने सभी खास दोस्तों को भी इस हवेली में आमंत्रित किया था, जो पिछले कुछ समय से अपनी व्यस्तताओं के चलते इस घर में कम ही नजर आते थे। यहां तक कि रोहन भी अब इस कपूर मेंशन में स्थायी तौर पर नहीं रहता था, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी। रोहन और नेहा की शादी को अब पूरे 3 महीने बीत चुके थे
हालांकि सान्या के दिल में उन दोनों के इस रिश्ते को लेकर कभी कोई गिला शिकवा या कड़वाहट नहीं थी। इसलिए रोहन और नेहा अब शहर के एक शांत और आलीशान फ्लैट में खुशी खुशी एक साथ रहते थे। और मजे की बात यह थी कि वह फ्लैट भी किसी और का नहीं बल्कि खुद सान्या का ही दिलाया हुआ आशियाना था। तो दोस्तों, यह था आज का रोमांचक और भावनाओं से भरा एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन और नए एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूटे ना। तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए और दिलचस्प एपिसोड में।